आज का वीडियो काफ़ी शानदार है और आप बिहार स्टाफ नर्स संविदा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर चाहते हैं कि एक जॉब हो, एक पोस्ट आपको मिले, तो अभी से ही आपको प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं डेली 20-25 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। और ये 20-25 क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है जो किसी न किसी नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछे गए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, साइलेंट हार्ट अटैक साइलेंट एमआई आमतौर पर किस मरीज में देखा जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब होता है कि अचानक से पता भी नहीं चलेगा और हार्ट अटैक आ जाता है। तो यह आमतौर से किस मरीज में देखा जाता है, किडनी के मरीज में, या फिर हाई ब्लड प्रेशर में, या डायबिटीज़ में, या फिर सीओपीडी में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उसमें साइलेंट हार्ट अटैक देखने को मिलता है कि अचानक से मरीज ठीक ठाक रहता है और अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की। लुइस एपिया, गुस्तावियर मोनियर, थियोडोन मैनोवर और हेनरी ड्यूनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि बेड सोर यानी बिस्तर वाला घाव के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए बिस्तर सोर के बारे में इस ऑप्शन में कौन सही है कौन गलत है। तो गलत वाला पूछ रहा है, मरीज का करवट बदलना हिलाना डोलाना बेड सोर को रोकता है। ये बात सही है, पोजीशन बदलते रहना चाहिए। त्वचा पर नमी या गीलापन रहने से बेड सोर का खतरा बढ़ता है, ये भी बात सही है। रगड़ या घर्षण से बेड सोर हो सकता है, ये भी बात सही है। तो तीनों सही है। तो जो बच गया, अच्छे खान पान यानी अच्छे पोषण से बेड सोर का कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। देखिए बेड सोर होता है हाई प्रोटीन डाइट लेने को कहा जाता है, ठीक है, अच्छे पोषण लेने को कहा जाता है। तो उससे क्या होता है कि घाव जल्दी भरता है, शरीर की मजबूती जो है प्रदान मिलती है। तो ये कोई लेना देना नहीं वाला बात गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, गर्भवती महिला को इनमें से कौन सी दवा भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। तो गर्भवती महिला को इनमें से 4 ऑप्शन हैं, जैसे हिपेरिन, लेवेटालोल, ठीक है, डोलूटग्राविर और स्ट्रेप्टोमाइसिन। हेपरिन जानते हैं ब्लड को पतला करता है, लेवेटालोल बीपी का दवाइयाँ हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा है। तो ये जो दवा है ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह आपको नहीं देनी चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, लोराज़ेपाम चैलेंज टेस्ट। लोराज़ेपाम चैलेंज टेस्ट किस बीमारी के जांच के लिए की जाती है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि ये लोराज़ेपाम जो होता है दवाइयाँ यह किसके लिए काम में आता है। उसके बाद हम देखते हैं यह कैटाटोनिक, यह स्टूपर, डिमेंशिया और डिप्रेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो लोराज़ेपाम जो होता है यह आपको कैटाटोनिया यानी शरीर और मानसिक अकरण जैसे बीमारियों को टेस्ट में काम में आता है, लोराज़ेपाम चैलेंज टेस्ट, ठीक है। बाकी स्टूपर जैसी बेहोशी जैसी स्थिति, डिमेंशिया भूलने की बीमारी, डिप्रेशन तनाव, ये सब अलग होता है, ठीक है। छठा है DIC, जिसे हम लोग खून जमने और बहने की गंभीर बीमारी बोलते हैं। इसके जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। DIC जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। DIC क्या है, खून जमने और बहने की गंभीर बीमारी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो देखिए PTINR, ये भी आपको जो है जांच होता है जो आपको बताता है कि कितना टाइम में ब्लड जम रहा है, ठीक है। और PT और APTT दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PT और APTT दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, घाव पर बांधी जाने वाली एंटीमाइक्रोबियल ड्रेसिंग जिसे पट्टी बोलते हैं, उस पट्टी में किस धातु का इस्तेमाल होता है। तो जो पट्टी बांधते हैं घाव पर वह एंटीमाइक्रोबियल होता है। तो उस पट्टी में कौन सा जो है धातु का मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉपर का, जिंक का, सोडियम का, चांदी का। तो इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर, चांदी का, ठीक है।
8 क्वेश्चन है। डायरिया को रोकने के लिए ORS के साथ क्या मिलाकर दिया जाता है। ये प्रश्न कई बार बता चुके हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। डायरिया यानी दस्त को रोकने के लिए जो ORS देते हैं, इसके साथ जो हम देते हैं वो जिंक होता है। ठीक है, जिंक दिया जाता है। आगे है 9 है, पैर के निचले हिस्से पर पट्टी यानी बैंडेज बांधना कहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर हम पैर के सबसे निचले एरिया में बैंडेजिंग करते हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए बैंडेजिंग करना। टखने से, पैर के पंजे से, घुटने से, उंगलियों से। तो पैर के पंजे से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 10वां नंबर, पेट में मैकबर्नी पॉइंट पर तेज दर्द होना किस बीमारी का लक्षण या संकेत होता है। तो मैकबर्नी पॉइंट पर तेज दर्द होना आपको इससे पहले भी दे चुके हैं, आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे है 11 नंबर का है, ऑपरेशन या इलाज में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ग्लव्स दस्ताने को किस रंग के कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। तो ऑपरेशन या जो इलाज वगैरह हम करते हैं उसमें जो ग्लव्स पहनते हैं तो उसके इलाज हो जाने के बाद काम उस ग्लव्स को कहाँ डालते हैं। पीला में, काला में, हरा में, लाल में। किस में डालेंगे, ऑप्शन नंबर डी लाल कलर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है यहाँ पे, गर्दन की नस जिसे हम लोग जुगुलर वेन बोलते हैं, इसका फूलना कब दिखाई देता है। तो जुगुलर जो वेन होता है, गर्दन की नस, यह फूला हुआ कब दिखाई देता है। जब CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर कम होता है, जब CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ा होता है, जब BP बढ़ता है, जब BP कम होता है। तो ये गर्दन की नस फूला हुआ दिखाई देता है जब CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ा रहता है। तो ठीक है, 13 नंबर है, बच्चों में अचानक और गंभीर कुपोषण यानी एक्यूट माल न्यूट्रिशन को मापने का सबसे सही तरीका क्या है। यानी बच्चे में अचानक से एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया, तो आप इसे कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बच्चे की लंबाई देखकर, सिर्फ बच्चे का वज़न देखकर, बच्चे का BMI देखकर, या फिर बच्चे की लंबाई के हिसाब से उसका वज़न देखकर। तो हम बच्चे में कुपोषण की माप करते हैं बच्चे की लंबाई देखकर, उसके वज़न के अकॉर्डिंग कि उसका लंबाई और वज़न एक मतलब जैसा है या है रेशियो में है या नहीं है। फेफड़ों से आवाज़ कम आना, ठीक है, देख लीजिए, फेफड़ों से आवाज़ कम आना और सांस खींचते समय तेज़ दर्द होना किसका मुख्य लक्षण है। हम जानते हैं कि जब हम सांस खींचते हैं, सांस लेते हैं तो आवाज़ आता है अंदर से, ठीक है, और सांस खींचते समय दर्द नहीं होता है नॉर्मल मरीज में। लेकिन अगर फेफड़ा से आवाज़ आए, सांस खींचते समय दर्द हो, तो यह लक्षण बताता है किसका, न्यूमोथोरैक्स का, यानी फेफड़ा में हवा भरने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, मरीज को पैक्ड RBC यानी PRBC चढ़ाते समय उसके साथ कौन सी बोतल लगानी चाहिए। यानी PRBC चढ़ाते समय कौन सी बोतल उसके साथ लगानी चाहिए। 3% NaCl, 5% डेक्स्ट्रोज, RL या फिर नॉर्मल सलाइन। तो पैक्ड PRBC चढ़ाते समय NS का बोतल लगाना चाहिए अगर नीड हो तो। 17 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। तो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन PTH, TSH, FSH, LH। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन PTH। ठीक है, आगे है यहाँ पे 18 नंबर है, गर्भवती माँ को अपने पेट में बच्चे की हलचल यानी क्यूकनिंग पहली बार किस हफ्ते में महसूस होती है। तो क्यूकनिंग जो होता है सर्वप्रथम जो महसूस होता है वह होता है 18 से 20 सप्ताह में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे है 19 नंबर कुछ प्रश्न है, दिल की धड़कन के दौरान एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जिम्मेदार होता है। तो ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछता है, यह ECG के अंदर आपको दिखता है कि दिल के धड़कन जब हार्ट बीट होता है उस समय एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। तो यह डीपोलराइजेशन कौन से इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम के कारण एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, इसको याद करके रखिएगा। देखिए आज मैंने 19 क्वेश्चन मैंने लेकर आया,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आप पहले से जान रहे थे और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आप नहीं जान रहे होंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप डेली देखिए, सुबह में मॉर्निंग में वीडियो आता है नर्स के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।